हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यात्रियों के नजरिए, जो कि आपका 12 क्लास हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 5वां चैप्टर है। उसी का हम लोग ये दूसरा वीडियो लेके आए हैं, यानी कि ये पार्ट 2 है। इससे पहले भी हम लोग एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता है, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से 3 व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। एक है अल बिरूनी, एक है इब्न बतूता, एक है फ्रांसवा बर्नियर। तो जो आपका पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने अल बिरूनी के बारे में लगभग सब कुछ पढ़ लिया था। इब्न बतूता के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। इसमें हम लोग इब्न बतूता के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और फिर फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे और पूरे कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने का। तो प्लीज जो भी पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे जाकर के आप लोग पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, तभी ये चैप्टर देखने पे आपको मजा आएगा, ठीक है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग यात्रियों के नजरिए के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जैसे जो भी भारत में यात्रा किए थे उस समय, ठीक है। तो उन लोगों ने जो है भारत के बारे में क्या क्या लिखा अपने बुक में, अपने किताब में, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एक बार हम लोग फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या पढ़ा था, फिर हम लोग जो है चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे बताया था कि अल बिरूनी जो है वो 11वीं शताब्दी में, ध्यान रखिएगा, वो जो है 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था, ठीक है। उज्बेकिस्तान से भारत आया था। कब आया था? 11वीं शताब्दी में। इब्न बतूता जो है वो 14वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था? 14वीं शताब्दी में। फ्रांसवा बर्नियर जो है वो 17वीं शताब्दी में भारत आया था। इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अल बिरूनी 11वीं शताब्दी, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी, उसके बाद फ्रांसवा बर्नियर जो है वो 17वीं शताब्दी में भारत आया था। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला हम लोग देखते हैं अल बिरूनी के बारे में। तो जैसे कि आप सबको पता है, अल बिरूनी का जो जन्म है वो उज्बेकिस्तान में हुआ था, एक शहर जिसका नाम है ख्वारिज़म, वहीं पे हुआ था। कब हुआ था? 973 में हुआ था। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ये भी पता होगा अल बिरूनी को जो है संस्कृत भाषा आती थी। अल बिरूनी का एक बुक था जिसका नाम था, आपको सबको पता होगा, किताबुल हिंद। तो आपको यह प्रश्न पूछा जाएगा कि किताबुल हिंद जो है वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी, ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो किताबुल हिंद जो है वो अरबी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। किताबुल हिंद ये किसका किताब है? ये जो है अल बिरूनी का किताब है, और ये जो है अरबी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं अगला, जो कि इब्न बतूता के बारे में। और आप सबको पता है इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का रहने वाला था। ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है कि इब्न बतूता जो है वो कहाँ का रहने वाला था। वो मोरक्को का रहने वाला था, और उन्हें जो है घूमने फिरने का, यानी कि सफर करने का बहुत ज्यादा शौक था। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, यानी कि उसने भी जो है एक किताब लिखा जिसका नाम रखा रिहला। तो ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता का किताब का नाम है रिहला। और वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे अल बिरूनी के बारे में, तो अल बिरूनी की किताब का नाम है किताबुल हिंद। अल बिरूनी की किताब का नाम है किताबुल हिंद। और वहीं पे बात करेंगे इब्न बतूता के किताब के बारे में, तो इसका नाम है रिहला। और ये भी जो है अरबी भाषा में लिखा गया था। ये कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों अरबी भाषा में इब्न बतूता जो है रिहला लिखा था। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे वहीं पे अल बिरूनी के बारे में, तो उन्होंने जो है किताबुल हिंद को लिखा था, और दोनों अरबी भाषा में है। अब हम लोग चलते हैं जो कि है आपका पार्ट 2, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे इब्न बतूता कैसे यात्री थे। इससे पहले हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, इब्न बतूता के बारे में भी, इब्न बतूता की यात्रा के बारे में भी, और इब्न बतूता के अनुसार यात्रा की कहानी के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 2 में हम लोग शुरू करेंगे इब्न बतूता कैसे यात्री थे। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये चैप्टर जो है काफी इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला है, ठीक है। देखिए, वैसे तो इब्न बतूता जो है एक जिद्दी यात्री थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो जो है जिद्दी यात्री थे, जो अपने मकसद के रास्ते से कभी पीछे नहीं हटा। जब वह वापस आए तो स्थानीय शासक ने उसकी कहानियों को दर्ज करने का फरमान, यानी कि निर्देश जारी किया, है ना। तो वो कैसे यात्री थे? तो वो सिंपली जिद्दी यात्री थे। ये आपको पॉइंट में ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला देखिए, इब्न बतूता द्वारा शहरों का वर्णन, यानी कि जब वो इब्न बतूता जो है शहर का जब वर्णन किए, तो उन्होंने जो है शहर के बारे में क्या क्या बताया, इसको देखते हैं। तो ये चीज जैसे कि अभी हमने आपको बताया, इब्न बतूता जो है वो भारत कब आए थे? 14वीं शताब्दी में, है ना। तो देखिए, इब्न बतूता जो है 14वीं शताब्दी में दिल्ली पहुंचा। उन्होंने बड़े पैमाने पर यात्राएं की, यानी कि जो है वो बहुत बड़े लेवल पे पूरे भारत में लगभग यात्रा किया, सफर किया, और बड़े बड़े विद्वान तथा शासकों के साथ समय बिताया। और उन्होंने जो है बड़े बड़े विद्वान, जो उस वक्त के बड़े बड़े जानकार थे, विद्वान थे, और जो बड़े बड़े शासक थे, राजा थे, उनके साथ जो है इन्होंने अपना वक्त को बिताया, है ना। इब्न बतूता जो है काजी पद पर भी नियुक्त हुए, यानी कि इब्न बतूता, एक पद होता था, जैसे अभी प्रधानमंत्री पद है, मुख्यमंत्री पद है, तो उस वक्त में जो है काजी पद होता था,
तो उस वक्त जो है इब्न बतूता को काजी पद पर जो है नियुक्त किया गया, यानी कि वो काजी पद पर शपथ मिली है ना। अगला देखिए, इब्न बतूता उपमहाद्वीप के शहरों को उन लोगों के लिए एक व्यापक अवसर समझा जिनके पास आवश्यक साधन, इच्छा तथा कुशल क्षमता था, जैसे कि अमीर वर्ग के लोग। यानी कि इब्न बतूता का कहना है कि शहर जो है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर समझा, यानी कि शहर उन लोगों के लिए सही था जिनके पास आवश्यक साधन हो, जिनके पास इच्छा हो, कुशल क्षमता हो। अगर ये सभी चीज है तो शहर जो है उनके लिए बहुत अच्छा चीज था। ये कौन कह रहा है? ये इब्न बतूता कह रहा है। तो एग्जाम्पल भी आपको दिया, जैसे अमीर वर्ग के लोग के पास लगभग सब कुछ होता था, जो अमीर होते थे, तो उन लोगों के लिए शहर जो है बहुत ही अच्छा जगह था, है ना। इब्न बतूता काजी पद पर नियुक्त, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। कौन से पद पर? काजी पद पर। अब आगे देखिए, इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर तथा भारत का सबसे बड़ा और विशाल आबादी वाला शहर बताता है, ठीक है। तो इब्न बतूता जो है दिल्ली को एक बहुत बड़ा शहर और भारत का सबसे विशाल आबादी वाला शहर, एक तो बड़ा शहर है ही और साथ में आबादी के लिहाज से भी जो है ये बहुत बड़ा शहर है। ये कौन बताते हैं? ये जो है आपको इब्न बतूता बताते हैं। आगे देखिए आप, दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तो दौलताबाद को भी एक बड़ा शहर मानते थे जो दिल्ली को टक्कर देता था। ये भी इब्न बतूता कहना है कि जो है दिल्ली को उस समय टक्कर देने वाला एक शहर था जिसका नाम था दौलताबाद। ये भी कौन कहता है? ये भी जो है इब्न बतूता कहते हैं ना। अधिकतर बाजारों में एक मंदिर तथा एक मस्जिद हुआ करता था और इब्न बतूता कहते हैं कि उस वक्त में 14वीं शताब्दी में अधिकतर जहां भी बाजार होते थे तो वहां पे एक मंदिर और एक मस्जिद होता ही होता था। उसके बाद दौलताबाद में पुरुष तथा महिला गायकों के लिए एक बाजार है, और जो दौलताबाद है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वहां पर जो है पुरुष के लिए और महिला के लिए जो है एक अलग से बाजार है जिसे ताराबाद के नाम से जाना जाता है। ये सबसे विशाल तथा सुंदर बाजारों में से एक है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दौलताबाद में जो है पुरुष और महिला गायकों के लिए, है ना, सिंगरों के लिए जो है सिंगर गायक, तो उसके लिए एक बाजार है, एक मार्केट है जिसे ताराबाद के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? ताराबाद के नाम से। और ये जो है सबसे विशाल यानी कि सबसे बड़ा और सबसे सुंदर यानी कि सबसे अति सुंदर यानी कि आकर्षण जो है एक जगह में से एक है ना। तो ये हो गया इब्न बतूता के द्वारा जो शहरों का वर्णन किया गया था। ये वर्णन जो है आपका कुछ इस प्रकार है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, इब्न बतूता कहते हैं भारत में जो है उस समय दो प्रकार के डाक व्यवस्था है, यानी कि उस समय थे, है ना। ये कौन कहते हैं? इब्न बतूता कहते हैं। वो कौन कौन सा है? तो एक है आपका अश्व डाक, जिसको हम लोग बोलते हैं उलूक व्यवस्था, है ना। एक है आपका पैदल डाक व्यवस्था। तो पैदल डाक में तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पैदल की बात हो रही होगी, और अश्व डाक मतलब यहाँ पर घोड़े वगैरह की बात हो रही है ना। अश्व मतलब घोड़ा, ये जो है आपका संस्कृत वाला वगैरह भाषा है ना। तो भारत में जो है दो प्रकार के डाक व्यवस्था थी, एक है अश्व डाक व्यवस्था, एक है पैदल डाक व्यवस्था। ये कौन कहते हैं? ये इब्न बतूता कहते हैं। अब अश्व डाक व्यवस्था क्या होता है? देखिए, इसे जो है उलूक भी कहा जाता है, यानी कि ये जो अश्व डाक व्यवस्था है इसे क्या कहा जाता है? उलूक भी कहा जाता है। यह व्यवस्था प्रत्येक 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। यानी कि ये व्यवस्था जो था, डाक का जो सिस्टम था, डाक आप लोग को पता होगा अभी भी जो है पोस्टमैन जो है पोस्टमैन यानी कि जो आपका जैसे मान लेते हैं पैन कार्ड आ गया, आधार कार्ड हो गया, तो वो कहाँ पर आता है? पोस्ट ऑफिस में आता है। फिर उसे जो है पोस्टमैन आपको देने के लिए आता है ना। तो यही हो गया डाक व्यवस्था। तो उस समय तो कुछ गाड़ी वगैरह, साइकिल वगैरह था नहीं 11वीं 14वीं शताब्दी में। तो इब्न बतूता उस समय कहते हैं कि ये जो है उस समय दो सिस्टम था, एक था अश्व डाक, एक था पैदल डाक। अश्व डाक में क्या होता था कि जो है यह व्यवस्था प्रत्येक 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। यानी कि उस समय कोई राजकीय घोड़ा होता था, उसी के द्वारा जो है यह व्यवस्था संचालित होती थी, यानी कि अश्व डाक व्यवस्था संचालित होती थी, चलाई जाती थी। वहीं पे अगर बात करें हम लोग पैदल डाक व्यवस्था के बारे में, तो इस व्यवस्था को दावा कहा जाता है। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? दावा। और अश्व डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? उलूक, है ना। तो पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता है। इस व्यवस्था में प्रति मील दूरी पर 3 अवस्थान होते थे, यानी कि 3 लोकेशन होते थे, यानी कि 1 मील की दूरी पर टोटल 3 अवस्था होते थे, है ना। तो ये हो गया आपका पैदल डाक व्यवस्था, ये है अश्व डाक। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। पैदल डाक व्यवस्था जो है अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती थी, यानी कि जो पैदल डाक व्यवस्था जो होता था वो अश्व डाक व्यवस्था से ज्यादा तेज होता था, है ना। बहुत लोग क्या कहेंगे, ये अश्व डाक जो है ये घोड़े वाला सिस्टम है, हो सकता है तेज हो, बट ऐसा नहीं है। तेज कौन होता था? जो पैदल डाक व्यवस्था होता था वो, है ना। तथा इसका इस्तेमाल प्रायः खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद किया जाता था। तो उस समय इसका जो प्रयोग है, यानी कि जो पैदल डाक व्यवस्था हो गया, अश्व डाक व्यवस्था हो गया, इनका प्रयोग किसमें किया जाता था? तो उस समय जो है फलों का परिवहन यानी कि फलों का ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था। तो आपको ये दोनों इब्न बतूता के अनुसार जो 2 डाक व्यवस्था के बारे में बताई गई है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है हिंदू। टॉपिक का नाम है हिंदू। देखते हैं, हिंदू शब्द जो है एक प्राचीन फारसी शब्द है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए।
हिंदू शब्द जो है वो एक प्राचीन फारसी शब्द है जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पहले क्षेत्र यानी कि सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए होता था। समझिए बात को, हिंदू शब्द जो है क्या है, प्राचीन फारसी शब्द है जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्रों के लिए होता था। अरब के लोगों ने इस हिंदू शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद और यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा। चीज आपको समझ में आ गई? ये कौन कह रहे थे? अरब के लोग कह रहे थे ये चीज को कि ये जो है यहाँ के इस क्षेत्र को जो है अल हिंद कहा और यहाँ के जो भी निवासी थे उसको कहा हिंदी, यानी कि जो यहाँ पर रहते थे उनको क्या कहा? हिंदी कहा। और ये हिंदू शब्द जो है एक फारसी शब्द है जिसका प्रयोग सिंधु नदी से पूर्व क्षेत्र के लिए होता था। किसके लिए? सिंधु नदी से जो पूर्व क्षेत्र था उनके लिए होता था। अब आगे देखिए, कालांतर में तुर्कों ने सिंधु से पूर्व रहने वाले लोगों को हिंदू और उनके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान तथा उनकी भाषा को हिंदवी का संज्ञा दिया। और वहीं पे कालांतर में जो तुर्की थे उसने जो है सिंधु से पूर्व यानी कि सिंधु से पहले पूर्व रहने वाले लोगों को क्या कहा? हिंदू। और वहीं पे उनके निवास स्थान यानी कि जहां पर वो रहते थे उस जगह का नाम रखा हिंदुस्तान। और उनकी भाषा जो वो भाषा बोलते थे उन भाषा को कहा गया हिंदवी, है ना। तो ये कौन कहा? तुर्की ने, ठीक है, तुर्की ने। अब आगे देखिए, उपरोक्त में से कोई भी शब्द धार्मिक दृष्टि से प्रयोग नहीं किया गया था। यानी कि ये जो हिंदू शब्द अभी हम लोग सुनते हैं कि ये हिंदू है, ये मतलब हिंदू की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये जो हिंदू है, हिंदुस्तान है, हिंदवी है, ये सभी शब्द का जो प्रयोग है धर्म को देख करके बिल्कुल भी नहीं किया गया था। बस ये आ गया था, या फिर हो सकता है आदमी को देख के, या फिर हो सकता है क्षेत्र को देख के, या फिर हो सकता है उन लोगों का जो जवान है, जो जीव है, जो टंग है, वो शायद नहीं पलट रहा हो ना, तो ये शब्द जो है ऐसे रख दिया गया। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं ये हिंदू शब्द हो गया, हिंदुस्तान हो गया, हिंदवी हो गया, ये सभी जो है कोई चीज को देख करके, कोई धर्म को देख के रखा गया, तो ये आपका सरासर गलत हो जाएगा। ये सभी चीज को बेल्स नॉर्मल सा ऐसे रख दिया गया है, कोई भी धर्म की दृष्टि से, कोई भी धार्मिक दृष्टि से इसको नहीं रखा गया है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। और फारसी शब्द से हिंदू शब्द निकला है, ये चीज को भी ध्यान रखना है ना। अब अगला देखते हैं हम लोग फ्रांसवा बर्नियर के बारे में, जो कि है आपका तीसरा व्यक्ति और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो प्लीज फिर से मेरी बात को यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनेंगे और चैटिंग वगैरह मत कीजिए प्लीज। वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग पहली बार आए तो, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पूरी तरीके से तैयारी कराई जाती है, बहुत मजे के साथ पूरे सिलेबस की। कोई सब्जेक्ट अभी आपकी नहीं हो रही है, मैं जानता हूं, वो भी बहुत जल्द आपका कवर करवाया जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए और शेयर वगैरह कर दिया कीजिए जितने भी आपके दोस्त हैं। चलिए, अब जो तीसरा व्यक्ति था, जैसे पहले हम लोगों ने अल बिरूनी के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा, अब हम लोग तीसरा व्यक्ति जिसका नाम है फ्रांसवा बर्नियर, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, नाम क्या है? फ्रांसवा बर्नियर। तो इसका मतलब होगा कि ये जो है फ्रांस का रहने वाला था। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है वो फ्रांस का रहने वाला था और यहाँ पर भारत में वो घूमने के लिए आया था, ठीक है। और फ्रांसवा बर्नियर का एक खासियत बोलिए या फिर कमी बोलिए, वो ये था कि कोई भी चीज भारत में वो जब भी देखता था, कोई भी चीज को देखा, बस उसका कंपेरिजन जो है, कंपेयर जो है वो अपना यूरोप से करता था। मान लेते हैं यहाँ पर कोई गंदी नदी को देख लिया या फिर कोई अच्छा नदी को देख लिया, तो ये क्या करेगा? तुरंत कंपेयर करेगा यूरोप में। नहीं, हमारे यहाँ यूरोप में तो ऐसा नहीं है, वहाँ का नदी बहुत साफ सुथरा है, यहाँ का गंदा है, या फिर यहाँ मतलब तुरंत कंपेयर करने लग जाता है ना। तो ये फ्रांसवा बर्नियर का जो है बहुत बड़ा खासियत था। अब देखते हैं, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था, सबसे पहला पॉइंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, VBI लिख दीजिए इसको। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। वह राजनीतिक इतिहासकार, दार्शनिक के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे। यानी कि फ्रांसवा बर्नियर जो है एक राजनीतिक तो थे ही, एक इतिहासकार तो थे ही, उसके साथ साथ वो एक डॉक्टर भी थे। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। कौन सा यात्री डॉक्टर था? फ्रांसवा बर्नियर जो है वो एक चिकित्सक भी थे, राजनीतिक थे, इतिहासकार थे, दार्शनिक के साथ साथ वो एक चिकित्सक यानी कि डॉक्टर भी थे। उसके बाद फ्रांसवा बर्नियर मुगल साम्राज्य की तलाश पर अवसर पाने के लिए भारत आए थे। यानी कि उस समय जो है मुगल साम्राज्य की तलाश पर जो है कोई अवसर पाने के लिए, कोई चीज पाने के लिए जो है वो भारत आए थे। बर्नियर 12 वर्ष यानी कि 1656 से लेकर के 1668 तक सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा सिखों के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़े रहे। यानी कि बर्नियर जो है कुल 12 वर्ष सम्राट शाहजहां यानी कि जो राजा थे शाहजहां, उसी का पुत्र था जिसका नाम था दारा सिको। ये नाम है उसका ना, दारा सिको, ये द्वारा नहीं होगा, ये आपका दारा होगा। दारा सिको उसका नाम था। तो उसी का डॉक्टर बनकर के जो है फ्रांसवा बर्नियर जो है 12 साल तक यहाँ पर सेवा किया था। कब से कब तक? 1656 से लेकर के 1668 तक। तो ध्यान रखिएगा, सम्राट शाहजहां के जो बेटा थे, है ना, 1556 में, अच्छा ये चीज भी आपको ध्यान रखना, आगे आने वाले चैप्टर में लोग पढ़ेंगे। 1556 से लेकर के जो है 1605 तक कौन शासन किया था, ये मैं जो ध्यान आ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
1556 से लेकर के 1605 तक आपका जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1656 है, यहाँ पर 1556 है, यानी कि 100 साल का अंतर है। तो अकबर जो यहाँ पर शासन किया था भारत में 1556 से लेकर के 1605 तक, लेकिन यहाँ पर 1656 की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप लोग को ये चीज का डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है शाहजहां का एक बेटा था जिसका नाम था दाराशिको, उसी का डॉक्टर बनकर के था, यानी कि उसी का डॉक्टर के रूप में उनका सेवा किया था टोटल 12 वर्ष, कब से कब तक, 56 से लेकर के 68 तक। उसके बाद फ्रांसवा बर्नियर मुगल दरबार के एक अर्मीनियाई अमीर खान के साथ एक वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी के रूप में भी रहे, है ना। तो बर्नियर जो है मुगल दरबार के एक अर्मीनियाई अमीर, उस समय अमीर खान के साथ जो है एक वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी के रूप में भी वो यहाँ पर रहे थे। तो ये था आपका फ्रांसवा बर्नियर, जो कि फ्रांस का रहने वाला था, जो कि एक डॉक्टर भी था, और वो जो है मुगल साम्राज्य की तलाश में अवसर, उसी के मतलब के अवसर में जो है यहाँ पर भारत आए थे। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं फ्रांसवा के अनुसार, यानी कि फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार भारत की जो है क्या क्या स्थिति थी, इसको भी देखते हैं, यानी कि ये भारत के बारे में क्या क्या कहते हैं, देखते हैं। देखिए, बर्नियर जो कुछ भी भारत में देखा उसे यूरोपीय स्थिति से तुलना किया, है ना, यानी कि वो भारत में कोई भी चीज को देखता था तो हमेशा कंपेयर जो है, तुलना जो है वो हमेशा यूरोप के साथ करता था, यूरोपीय स्थिति के साथ करता था। दूसरा पॉइंट, उन्होंने देश के कई भागों में घूमा और हर जगह का तुलना यूरोपीय देशों से किया, यानी कि वो देश में कई भागों में यहाँ पर राउंड मारा, लेकिन हर जगह का कंपेयर वो किससे किया, यूरोप से किया। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 71 में प्रकाशित हुई थी, और ये जो बर्नियर की जो कार्य है वो कब प्रकाशित हुई, फ्रांस में 1670 से 71 के बीच में प्रकाशित हुई थी। बर्नियर के कार्य का प्रकाशन जर्मन, अंग्रेजी, इतालवी और डच भाषा में किया गया था, यानी कि बर्नियर जो भी कार्य किए थे उसका जो प्रकाशन है कौन कौन सी भाषा में किया गया, जर्मन भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, इतालवी और डच भाषा में, यानी कि इन चारों भाषा में जो है उनका कार्य का प्रकाशन किया गया। और कब से कब तक किया गया, 1670 से 71 के बीच में जो है उनकी कार्य का प्रकाशन हुआ, है ना। अगला देखिए, बर्नियर ने अपनी खास कृति को फ्रांस के शासक लुई 14 को दे दिया, यानी कि बर्नियर जो है, फ्रांसवा बर्नियर जो है, जो भी उसका खास कृति था, जो भी उनका काम था, वो किसको दे दिया, फ्रांस के शासक जिसका नाम था लुई 14, उसी को दे दिया, है ना। बर्नियर के वृत्तांत को 1670 से 1725 के बीच फ्रांसीसी भाषा में 8 बार छापा गया तथा 1684 तक यह 3 बार अंग्रेजी भाषा में पुनर्मुद्रित हो चुका था, यानी कि बर्नियर का जो वृत्तांत था उसको 1670 से लेकर 1725 तक, यानी कि लगभग बात करें तो 30 और 25 हो गया, आपका कितना हो गया, 55 साल, है ना। तो बर्नियर की जो वृत्तांत है लगभग 55 साल के अंदर में फ्रांसीसी भाषा में जो है टोटल 8 बार उसके वृत्तांत को छापा गया था, यानी कि जो जो वो लिखा गया था उसको 8 बार छापा गया था, और 1684 तक जो है ये 3 बार सिर्फ अंग्रेजी भाषा में पुनर्मुद्रित हो चुका था, ठीक है। यानी कि जो फ्रांसवा बर्नियर का जो वृत्तांत था, यानी कि जो उन्होंने लिखा था, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखिए, फ्रांसवा बर्नियर कई बार मुगल सेना के साथ भी यात्राएं किए थे, और फ्रांसवा बर्नियर जो है कई बार मुगल सेना के साथ भी वो यात्राएं किए थे, है ना। उसने भारत की व्यवस्था की तुलना यूरोप तथा फ्रांस की व्यवस्था से की तथा इसमें भिन्नता पाई, यानी कि भारत में जो भी उस समय शासन था, जो भी उस समय मुगल साम्राज्य का शासन था, उनका शासन का कंपेरिजन जो है, तुलना जो है वो यूरोप से किया, और उनमें उनको बहुत ज्यादा अंतर पता चला, बहुत ज्यादा, है ना। इस विभिन्नता को बर्नियर ने सबके सामने रखने की कोशिश की। बर्नियर का विचार नीति निर्माता और बुद्धिजीवी को प्रभावित करने वाला विचार था, ताकि वह सही निर्णय ले सके। और ये जो विचार है, ये जो भिन्नता है यूरोप और उस समय की बात हो रही है, यानी कि जब फ्रांसवा बर्नियर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भारत की कुछ ऐसी प्रशासन को देखा, ऐसा यहाँ पर शासन को देखा कि उसका कंपेरिजन जब वो यूरोप से किया तो उनको लगा कि नहीं, भारत जो है कहीं ना कहीं बहुत नीचे है ना, यहाँ पर स्थिति कुछ अलग है वहां से, यूरोप से। तो उनके बारे में जो है इन्होंने बहुत अच्छे से इनके बारे में यानी कि सबके सामने में रखने की इस बात का कोशिश भी किया, है ना। अब आगे देखिए, बर्नियर के ग्रंथ जिसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोगों ने देखा इब्न बतूता के बारे में, अल बिरूनी का किताबुल हिंद हो गया, इब्न बतूता हो गया आपका रेहला, इब्न बतूता का बुक का नाम था, यात्रा वृत्तांत का नाम था रेहला। तो उसी तरीके से बर्नियर का जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। क्या नाम है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, है ना, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इसमें जो है बर्नियर के गहन परीक्षण, आलोचनात्मक दृष्टि और गहन चिंतन के बारे में प्रसिद्ध है, यानी कि बर्नियर का जो ग्रंथ है जिसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसमें बर्नियर के गहन परीक्षण, यानी कि जो उन्होंने यहाँ पर देखा, जो भी जांच पड़ताल किया इनके बारे में, और उनके चिंतन के बारे में भी, जो वो गहन चिंतन करते थे कि आखिर ऐसा क्यों है, उनके बारे में भी इस बुक में जो है बहुत अच्छे से दिया गया है, इस ग्रंथ में दिया गया है। बर्नियर ने वह सारी भिन्नता को महसूस किया जिससे भारत पश्चिमी दुनिया को एक नीचा कोटि की निगाह से देखता है, और बर्नियर जो है वह सारे भिन्नता को, जो भी यहाँ पर असमानता था, उसको महसूस किया और इसमें उन्होंने लिखा, जिससे भारत पश्चिमी दुनिया का एक नीचा कोटि की निगाह से देखा जाता है। यानी कि भारत जो समय नीचा कोटि में देखा जाता था, पूरी दुनिया जो है भारत को नीचे समझती थी, तो क्यों समझती थी, उसी चीज को जो है बर्नियर ने अपने बुक जिसका नाम है, अपने ग्रंथ जिसका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, उसमें उन्होंने लिखा है।
चीजें आपको समझ में आ रही है? अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, समझेंगे तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना होगा कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है किसका ग्रंथ है? बर्नियर का, ठीक है। तीनों का याद रखना होगा। अब अगला पॉइंट देखिए आप लोग, टी पेलसर्ट ये नाम है, ठीक है। तो टी पेलसर्ट ये जो है एक डच का रहने वाला था, यानी कि डच यात्री है। तो ये जो है भारत के लोगों की गरीबी देखकर इसका जिम्मेदार यहाँ के राज्य को बताता है और कहते हैं कि कृषकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है, ठीक है। तो ये कौन कहते हैं? टी पेलसट जो है जो कि डच यात्री है, वो इस चीज को कहते हैं। क्या कहता है कि किसान को इतना अधिक निचोड़ा जाता है, या फिर बोल सकते हैं इतना अधिक उन लोगों का शोषण किया जाता है कि पेट भरने के लिए भी जो है उनके पास सूखी रोटी, मतलब कि समझिए कि उनके पास कुछ भी नहीं होता है ना। तो ये कौन कहते हैं? टी पेलसट नामक एक डच यात्री कहते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि बर्नियर कहते हैं कि भारत में निजी भूस्वामित्व की जो है कमी थी, यानी कि निजी यानी कि खुद का जमीन जो है लोगों के पास बहुत कम था। बर्नियर इस बात को कहता है भारत में मध्य की स्थिति के लोग नहीं है, यानी कि मध्य की स्थिति के लोग, मध्य मतलब मिडिल क्लास जो फैमिली है उस तरह का लोग जो है बिल्कुल भी नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली यानी कि जो मध्यम वर्ग वो कब आए थे? वो अंग्रेजों के समय में आए थे। अच्छा, मध्यम वर्ग मतलब क्या होता है? ये लोग जो है एजुकेशन वगैरह में आगे होते हैं, मतलब थोड़ा मिडिल क्लास होता है, थोड़ा ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, है ना, नॉर्मल, है ना। तो ये बर्नियर कहते हैं कि भारत में जो है निजी भूस्वामित्व की जो है बहुत ज्यादा कमी थी, यानी कि लोगों के पास खुद का जमीन वगैरह बिल्कुल नहीं था, ज्यादातर जमींदार वगैरह का ही था, है ना। और बर्नियर इस बात को भी कहता है कि भारत का जो है मध्य स्थिति लोग नहीं थे, मध्य की स्थिति के लोग जो है भारत में बिल्कुल नहीं थे। ये कौन कहते हैं? फ्रांसवा बर्नियर कहते हैं। चीजें आपको समझ में आ रही है? चलिए अब अगला पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। बर्नियर जो है भूमि के निजी स्वामित्व पर, यानी कि बर्नियर भूमि के निजी स्वामित्व पर विश्वास रखते हैं तथा कहते हैं कि भूमि का राजकीय स्वामित्व राज्य के निवास तथा सम्राट दोनों के लिए हानिकारक है। राजकीय भूस्वामित्व के कारण ही कृषि का विनाश, किसानों का उत्पीड़न तथा शासक वर्ग का मजबूती इत्यादि बुरा परिणाम है। यानी कि कहने का मतलब है कि बर्नियर ये कहते हैं कि अगर भूमि का राजकीय स्वामित्व हो, यानी कि जितना भी आपका जमीन है वो अगर राजा के कंट्रोल में हो, तो ये जो है हानिकारक है दोनों के लिए, सम्राट के लिए भी और लोगों के लिए भी, जनता के लिए भी, है ना। तो राजकीय भूस्वामित्व के कारण जो है कृषि का विनाश हो सकता है, किसानों का उत्पीड़न हो सकता है, शासक वर्ग का मजबूती इत्यादि ये बुरा परिणाम है। यानी कि सिंपली कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं आपका जमीन है वो अगर सरकार के कंट्रोल में आ जाए तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या होगा? आप अपना मन मर्जी से कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपको मेहनत करने का मन कम करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा? कृषि जो भी आप खेती बाड़ी करेंगे वो कम होगा, है ना। और किसानों का उत्पीड़न होगा, क्योंकि भाई जमीन उसका है, तो जब मन चाहेगा, जो आज बोलेगा नहीं आज तुम गेहूं नहीं तुम ये उगाओ, जैसे वो अंग्रेज आके किया कि तुम आज नील की खेती लगाओ, नील के खेती में क्या होता है? जमीन बंजर हो जाता है, तो उसका मन मर्जी चलेगा कि नहीं तुम ये खेती लगाओ, तुम ये खेती लगाओ, तुमको करने का मन है गेहूं का खेती, तुमको बोलेगा नहीं तुम धान का लगाओ, है ना। तो इस प्रकार का दिक्कत हो जाएगी और इससे शासक वर्ग जो है वो और मजबूत हो जाएगा। यानी कि शासक वर्ग मतलब जो राज्य है, जो शासक वर्ग वो मजबूत हो जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं हम लोगों पर ही अत्याचार होगा। तो ये कौन कहते हैं? बर्नियर कहते हैं कि जो आपका जमीन है उसके मालिक आपको खुद होना चाहिए, ना कि सरकार, ना कि राज्य, है ना। अब आगे देखते हैं यूरोप के लिए चेतावनी, यानी कि बर्नियर जो है यूरोप के लिए चेतावनी भी देते हैं। इसको देखते हुए भारत का जो भी हालात है उसको देखते हुए जो है यूरोप के, जैसे मैंने आपको कहा ना कि हर चीज का जो कंपेयर है वो हमेशा यूरोप से करता था, तो अब यूरोप के लिए जो है बर्नियर यानी कि फ्रांसवा बर्नियर जो है कुछ ना कुछ चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं। उसको देखते हैं। देखिए बर्नियर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर यूरोपीय शासक मुगल के शासन व्यवस्था की तरह अपना शासन करते हैं तो यूरोप में भी भारी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि यह सब सिंपली बर्नियर कहते हैं कि अगर यूरोपीय शासक मुगल के जैसा ही हो जाए तो क्या होगा? वहां पर भी जो हालात है वो बद से बदतर हो जाएगा, विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बर्नियर ही एकमात्र ऐसा इतिहासकार है जो राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तार से विवरण देता है। यानी कि बर्नियर ही ऐसा है जो कि राजकीय कारखानों, यानी कि जो राज्य के अंदर में आता था, जो भी सब मुगल शासक के अंदर में आता था, उनका जो भी कार्य प्रणाली होता था, जो भी कार्यकाल होता था, उनके बारे में जो विस्तार से वितरण है, यानी कि विवरण है, जो जानकारी है वो कौन देता है? वो बर्नियर ही देता है। अकबर के समय 16वीं सदी के इतिहासकार जो सरकारी है, ठीक है, अबुल फजल भूमि राजस्व लैंड टैक्स को राजस्व का परिश्रमिक बताता है जो राजा द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के बदले ली जाती थी, पर यूरोपीय यात्री इसे लगान कहते थे। यानी कि सिंपल का कहने का मतलब है, आगे हम लोग आने वाले अध्याय में ये पढ़ेंगे भी कि अबुल फजल जो है, अबुल फजल जो कि आईने अकबरी हो गया, उसके बाद अकबरनामा हो गया। अकबरनामा का जो तीसरा खंड है, तीसरा जो जैसे एक वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, यानी कि टोटल 3 भाग है ना, तो जो तीसरा भाग है उसका नाम है आईने अकबरी। तो अकबरनामा और आईने अकबरी जो है इन दोनों को कौन लिखा था? अबुल फजल ही लिखा था, है ना। अकबरनामा एक बुक है, उसी का तीसरा भाग का नाम है आईने अकबरी। तो अबुल फजल ना सब कुछ इतिहास में, यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में, खास करके
अकबर के शासनकाल के बारे में सब कुछ बताया है ना। तो वहां पर जो है अकबर के समय यानी कि 16वीं सदी में, क्योंकि आप सबको पता होगा वो जो है 1556 से लेकर के 1605 तक वो शासन किए थे। और मैंने आपको कहा है जैसे अभी आपका क्या चल रहा है 2022 चल रहा है ना, तो 2022 को हम लोग क्या बोलते हैं 21वीं शताब्दी बोलते हैं। ध्यान दीजिए ये चीज आपको समझना चाहिए। 2022 को हम लोग बोलते हैं 2022 को हम लोग क्या बोलते हैं 21वीं शताब्दी। 2022 को क्या बोलते हैं 21वीं शताब्दी। तो बताइए 1556 जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1556 को क्या बोलेंगे 16वीं शताब्दी। यानी कि ये 15 अगर है तो यहाँ पर आपको 16 बोल देना होगा, है ना, हमेशा एक आगे। अभी 2022 चल रहा है तो अभी कौन सा सदी चल रहा है 21वीं सदी चल रहा है। तो वैसे उस समय 1556 चल रहा था तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 16वीं सदी, है ना। तो सिंपली अकबर के समय में यानी कि जब वो शासन यहाँ पर कर रहे थे 16वीं सदी में, उस समय जो इतिहासकार थे जो सरकारी हैं यानी कि अकबर के द्वारा ही रखा गया था, तो वो अबुल फजल थे। ये जो है उस समय लैंड टैक्स के बारे में इसको क्या कहता था, ये जो टैक्स लिया जाता था जमीन से किसानों से, तो उनको क्या कहता था राजत्व का परिश्रमिक। क्या कहता था राजत्व का परिश्रमिक। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे इनके बारे में यानी कि यूरोपीय यात्री के बारे में, तो यूरोपीय यात्री जो है इसको लगान कहते थे, है ना। अंग्रेज लगान लगाते थे, आप सबको पता भी होगा अंग्रेज क्या लगाते थे लगान, मुगल क्या लगाते थे जजिया, है ना। वैसे लगान और जजिया में काफी अंतर है। जजिया बहुत ही सिंपल बात था, लेकिन अंग्रेज तो सिर्फ लूट रहा था यहाँ पर आकर के, है ना। सोने की चिड़िया बताइए, जब यहाँ पर मुगल साम्राज्य यहाँ पर था तो उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जा रहा था, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा। लेकिन अंग्रेज के आने के बाद सोने की चिड़िया खत्म हो गया, तो इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया था भारतीयों के साथ। आगे आने वाले जो अध्याय है उसमें हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, है ना। आगे हम लोग देखते हैं बर्नियर की वृत्तांत यानी कि बर्नियर का जो बुक है जो वृत्तांत है, उनके प्रयोग से पश्चिमी विचारक फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेक्यू ने प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को बनाया था। शिविर नगर बर्नियर मुगल कालीन शहरों का शिविर नगर कहा जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राज के शिविर पर निर्भर था। यानी कि शिविर नगर जो है वो बर्नियर मुगल कालीन शहरों के शिविर नगर कहा जो कि अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या था राज के शिविर पर निर्भर था, है ना। ये था आपका। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका महाजन के बारे में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आपका टॉपिक थोड़ा लेंदी है। महाजन है, फिर आपका सती पड़ता है, फिर दास और दासियां यानी कि उस समय जो नौकर थे, दास मतलब जो खरीद दिया जाता था नौकर को, उनका कैसे क्या क्या प्रयोग होता था। उसके बाद फिर आपका चैप्टर समाप्त है। तो थोड़ा सा ज्यादा टॉपिक है, वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका पार्ट 3 आएगा वो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का बनेगा, है ना। पार्ट 3 में जो है हम लोग इस चैप्टर को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे। तो प्लीज जो भी पार्ट 1 को नहीं देखें पार्ट 1 को देख लीजिएगा। जो पार्ट 2 को, ये तो पार्ट 2 है, पार्ट 3 अगर आप लोग बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे या फिर चैनल का प्लेलिस्ट पे पार्ट 3 भी आपको मिल जाएगा, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कल ही आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 3 में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। इसके बाद इसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको करेंगे। तो 5वां चैप्टर का नाम था यात्रियों के नजरिए। प्लीज जिसको भी अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए, बहुत लोग बोल रहे थे अगर पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ना। कोई भी पीडीएफ चाहिए अगर 7667532320 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं तो कॉल बिल्कुल नहीं करना, आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है 7667532320। आपको बहुत ही कम प्राइस में जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो प्लीज जरूर आप लोग कॉल करें और प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। आपको कम से कम वीडियो खत्म होने से पहले शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी पढ़ाई कर सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऐसी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।